नमस्कार जी, मैं नारायण लाल खरोल, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा जिला भीलवाड़ा। आज हम आपके बीच में जो हमारे पाठ चल रहा था आरबीसी की विज्ञान की किताब का दूसरा पाठ जिसका नाम मानव तंत्र था, उस मानव तंत्र का दूसरा तंत्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। पाचन तंत्र के बारे में हम जान चुके हैं, पाचन तंत्र के बाद हम श्वसन तंत्र के बारे में जान चुके हैं और हमने पिछले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको बताया था। तो अब हमारा जो अगला तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, उससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारी पहले लेते हैं। जो किताब के अंदर लिखा वही जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो पहले वो जानकारी लेते हैं, उसके बाद अपन इस पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं। एक दो वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र पूरा पढ़ाएंगे। तो पहले तो यह है कि उत्सर्जन तंत्र का अर्थ क्या है, उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या है। तो शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का जो व्यवस्था होती है, वो बाहर निकलने की व्यवस्था उत्सर्जन तंत्र होती है। या जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाला जो तंत्र होता है, वो तंत्र किन अंगों से मिलकर बना होता है, तो वो तंत्र जो होता है वो तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो आप समझिए दोबारा, उत्सर्जन तंत्र क्या है? शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था, या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाला जो सिस्टम होता है, वही सिस्टम हमारा उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि हमारा जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो पढ़ेंगे हमारा किडनी। हम पाचन तंत्र में पढ़ रहे थे तो हमारे और छोटी आंत मुख्य अंग थे। जब हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे तो फेफड़ा हमारा मुख्य अंग था, कुपी का मैंडेट पड़ा था। हम कल परिसंचरण तंत्र के बारे में वीडियो अपने आप के बीच अपलोड किया, तो परिसंचरण तंत्र में हार्ट महत्वपूर्ण है। तो उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे तो वो किडनी पढ़ेंगे। तो वो वहाँ किडनी पढ़ने से पहले, वृक्क पढ़ने से पहले, मानव उत्सर्जन तंत्र की जानकारी लेने से पहले, ये जो हमारे प्राणियों में, जीवों के अंदर जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती है और उपापचयी प्रक्रिया के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो वो अपशिष्ट पदार्थों में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के तीनों प्रकारों की जानकारी लेते हैं। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, उसमें से सबसे पहले अमोनिया उत्सर्जन पढ़ते हैं। अमोनिया के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ में अमोनिया NH3, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये क्या है? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के उदाहरण है। तो अमोनिया के उत्सर्जन को की जो प्रक्रिया होती है उसको अमोनियो उत्सर्ग कहलाते हैं, उसको अमोनिया उत्सर्ग कहते हैं। और इनका उत्सर्जन कौन करते हैं? जितनी भी मछलियां होती हैं उनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो क्या करते हैं? अमोनिया बाहर निकालते हैं। जितने भी उभयचर होते हैं जो पानी और धरती दोनों पर रहते हैं, धरा और जल दोनों में रहते हैं, वो उभयचर कहलाते हैं। और उभयचर जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। और जितने भी जलीय कीट होते हैं, जलीय कीट, उभयचर और मछलियां जो होती हैं, उनका नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या बनता है? अमोनिया, उसके रूप में उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट का जो एक प्रकार है अमोनिया, वो अमोनिया नाइट्रोजन अपशिष्ट मतलब अमोनिया जो है वो किन जंतुओं के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो बाहर निकालते हैं? कौन से जंतु निकालते हैं? सॉरी, तो मछलियां, उभयचर और जलीय कीट निकालते हैं। आगे जो पढ़ रहे हैं यूरिया, इसका जो उत्सर्जन है स्तनधारी, स्तनधारी में हम लोग आते हैं। मानव के अंदर बनने वाला जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया ही होता है। तो समुद्री जो मछलियां होती हैं उनमें भी क्या होता है? समुद्री मछलियां, सामान्य मछलियां नहीं, समुद्री मछलियां, जिनमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जी। ठीक है जी, इन जीवों को यूरिया उत्सर्जन, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ऐसे जीवों को यूरिया उत्सर्जन बोलते हैं जी। ठीक है, हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, वो यकृत क्या करता है? ये यकृत क्या करता है? वो जो अमोनिया जो होता है उसको यूरियो में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम लोग जो कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं? हमारा जो मूत्र होता है, उस मूत्र के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है? वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया। और ये यूरिया हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? वो यूरिया हमारी बॉडी में लीवर के अंदर बनता है। अब हमारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का तीसरा प्रकार ले रहे हैं, तीसरा प्रकार ले रहे हैं यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में क्या है कि ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं? इनका उत्सर्जन करते हैं पंछी, हमारा सरीसृप, रेंग करके चलने वाले और कीटों के द्वारा जो है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। इन जीवों को जो किसका उत्सर्जन करते हैं? ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो वो कौन है? पक्षी, सरीसृप और कीट है। तो इन जीवों में अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदला जाता है। ये जो यूरिया उत्सर्जन होते हैं उनमें
अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है और इसमें अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदला जाता है। और जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं, जैसे पीट वीट होती है पंछियों की, सरीसृपों की, कीटों की, तो वो यूरिक अम्ल होता है। इन जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जित कहा जाता है। इस प्रक्रिया में यूरिक अम्ल को गोलिकाओं को या पेस्ट के रूप में, पीट के रूप में बहुत कम जल की आवश्यकता के साथ इनको उत्सर्जित किया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो प्राणियों में होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, जिनका उदाहरण मछलियां, उभयचर और जलीय कीट है। यूरिया, जिसमें मानव आता है, स्तनधारी आते हैं, समुद्री मछलियां हैं। और यूरिक अम्ल के रूप में पक्षी, सरीसृप और कीटों द्वारा होता है। अब जो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से हमको जानकारी क्या मिली है, हमको जानकारी मिली है कि हम कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इन यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल में से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं अब आगे मानव का उत्सर्जन तंत्र और कैसे उसमें से यूरिया बाहर निकाला जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, वो प्रोसेस पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र आपके सामने ये बना हुआ है। ये जो चित्र है मानव उत्सर्जन तंत्र का, ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र कई बार बोर्ड की परीक्षा में आजमाया गया। तो कोई भी तंत्र जो बनता है वो अंगों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र का जो चित्र है, उस मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, इन अंगों का जिक्र हमने इस बोर्ड पर यहाँ कर रखा है। क्या होता है जी, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, मतलब किडनियां होती है। ये रहा आपका एक जोड़ी वृक्क, मतलब संख्या के रूप में। हम पाचन तंत्र पढ़े थे तो उसके भी अंगों के बारे में जाना था। हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था पहले, तो उसके भी हमने फेफड़ों के बारे में जाना था। कल हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, तो हमारे जिगर, हमारा दिल, हमारे हृदय के बारे में जाना था। आज हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो जिस मुख्य अंग के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा वो होगी हमारी किडनियां। ये जो एक जोड़ी वृक्क होते हैं, एक जोड़ी वृक्क, उनसे निकलने वाली ये दोनों मूत्रवाहिनियां और ये मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये 4 चीजें मिलकर के मानव का पूरा उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक जोड़ी मतलब हमारे अंदर 2 किडनियां पाई जाती है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन से हैं, एक जोड़ी, मतलब संख्यात्मक रूप से 2, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियां और मूत्रमार्ग, ये सारे मिलकर के मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र की जो मुख्य इकाई होती है, तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे मूल चीज हमको पढ़नी है, वो मूल चीज क्या पढ़नी है, हमारी किडनी। तो मैं कहूँगा किडनी का मतलब वृक्क बोलते हैं हिंदी में, तो वो संख्यात्मक रूप से 2। इन वृक्कों के बारे में हमको क्या जानकारी मिल रही है, मुख्य उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य जो अंग है, वो मुख्य अंग जो है वो वृक्क होता है। तो इस वृक्क के बारे में जानकारी हमारी जो विज्ञान की किताब है, जो 10वीं की कक्षा में चलती है आरबीसी की, उस किताब के अंदर क्या लिख रखा है वो जानकारी हम आपके बीच में देते हैं। ये देखिए, वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग है। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हम निकालते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, वो बाहर निकाला जाता है, उसमें से अधिकांश उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन जो है वो कौन करता है, वो हमारी किडनी करती है, वो वृक्क करते हैं। तो इसका मतलब है कि मुख्य उत्सर्जित अंग कौन होता है जी, ये हमारी किडनियां होती है। हमने क्या किया है, किताब के माध्यम में, किताब के अंदर भी, और हमने भी क्या किया है, किडनियों का एक अलग से चित्र और बना लिया आपके सामने। तो अगर कोई पूछ ले कि भी आपको मानव की वृक्क का, मानव की किडनी का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये रहा आपके पास में ये ब्लॉक, जिसमें हमने पहले से चित्र बना करके आपको तैयार कर रखा है। मानव के वृक्क का चित्र है, ये चित्र आप देख लीजिए। ये क्या होता है, सेब के दानों के आकार का, भूरे रंग का एक अंग होता है। मतलब सेब के दानों के आकार का मानव के शरीर में कौन सा अंग पाया जाता है, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले तो आपके पास जवाब होगा कि वो जवाब है किडनी। तो सेब के दानों के आकार का पूरे हमारे मानव के शरीर में अगर कोई अंग पाया जाता है तो वो अंग किडनी ही पाया जाता है। भूरे रंग की भी होती है। अब ये किडनियां होती कहाँ है, वो किडनियों की स्थिति कहाँ है वो बता रखा। उधर गोवा में पीठ की ओर हमारी ये रही, और उसके पीछे पीठ की ओर। अगला आया उसके नीचे आमाशय के नीचे। हमने पढ़ा था मानव का पाचन तंत्र आमाशय इस जगह होता है, आमाशय के नीचे, और उधर गोवा में पीछे की तरफ। और ये जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये इस जगह हमारे पास 2 किडनियां होती है। ठीक है, 2 किडनियां होती है। ये स्थिति कहाँ है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हमारी किडनियां स्थित कहाँ होती है, ये जानकारी मिल रही है। तो जानकारी मिल रही है कि वो है उधर गोवा में पीठ की ओर, उधर गोवा में पीठ की तरफ, और पीठ की तरफ के अलावा हमारे केसरपुदन के दोनों ओर, दाएं बाएं, रीढ़ की हड्डी के दाएं भी है बाएं भी है, और संख्यात्मक रूप से 2 है, और आमाशय के नीचे पाई जाती है। ये स्थिति हो गई कि किडनी पाई कहाँ जा रही है। अगला, जो किडनी जो होती है उसके मध्य स्तर पर बीच में क्या होती है, बीच की जो स्पेस होती है वहां पर खांच होती है। ये जो खांच है, ये इस जगह वाला खांच, ये क्या है, किडनी के खांच है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम बोलते हैं। जितनी भी
मूत्रवाहिनियां हैं वो हाइलम से होकर के किडनी में प्रवेश करेगी। जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, जितनी भी नर्वस सिस्टम है जो संदेश को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिकाएं भी क्या करती है, हाइलम के माध्यम से किडनी के अंदर पहुंचती है। इनके अलावा जितनी भी रक्तवाहिनियां हैं, जो रक्तवाहिनियां हैं, किडनी का मूल काम क्या होता है, जिसका मतलब यूरिया और रुधिर खून को अलग करने का काम अगर वो करती है तो हमारी किडनी करती है। तो जितनी भी हमारी क्या बोलते हैं उनको, ये रक्तवाहिनियां हो, मूत्रवाहिनियां हो या तंत्रिकाएं हो, उनको हाइलम से होती हुई हमारी किडनी के अंदर पहुंचती है। तो ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। किडनी के दो भाग हो सकते हैं, बाहरी भाग को हम वल्कुट जिसको कॉर्टेक्स बोल सकते हैं और भीतरी भाग को मेडुला मध्यांश कह सकते हैं। हमारे किडनी के अंदर जो मूलभूत जो संरचना होती है, किडनी की क्रियात्मक, किडनी की संरचनात्मक, किडनी की रचनात्मक, एक एक किडनी के अंदर लाखों की संख्या में छोटी छोटी छानने वाली इकाइयां होती है जो हमारे रुधिर में से खून और मूत्र जो कहते हैं, जिसके अंदर यूरिया वाला मतलब यूरिया मिला हुआ होता है मूत्र, उसको अलग करने का काम अगर वो करता है तो वो काम करता है नेफ्रॉन और वृक्काणु। तो हम क्या पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर ही हमारा यही रहेगा। तो आगे का चैप्टर ही हमारा यही रहेगा। आज के वीडियो के बाद जब अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि किडनी के अंदर जो मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उस नेफ्रॉन की संरचना क्या है और नेफ्रॉन की कार्यप्रणाली क्या है और उसमें मूत्र निर्माण की तरीका क्या है, वो तरीका हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि किडनी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसका, मानव के उत्सर्जन तंत्र का। उसके बाद इन दोनों किडनियों से क्या करता है, यहाँ पर क्या इसके अंदर छानने वाली इकाइयां होती है जो जिनका क्या करते हैं, रुधिर और मूत्र को अलग करने का काम करती है। वहां से मूत्र बनने के पश्चात इन मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और मूत्राशय के बाद मूत्रमार्ग द्वारा बाहर जाग जाता है। ये पूरी की पूरी क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। तो हम क्या, जब कल का जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो वृक्क है, ये जो किडनियां है, उस किडनियों की जो मूलभूत संरचनात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक जो इकाइयां हैं, जिनकी संख्या एक एक किडनी में लाखों की संख्या में होती है, लाखों की संख्या में होती है, जो रुधिर और मूत्र को अलग करने का काम करती है। तो कल वो इकाइयां क्या कहलाती है, वो इकाइयां क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। और वो जो नेफ्रॉन है, तो इसका मतलब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल का हमारा विषय क्या रहेगा, कल का विषय रहेगा किडनी की मूलभूत इकाई नेफ्रॉन की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली। ये हमारा कल का वीडियो रहेगा। आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।